एफबीआर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक फाइलर हजरात ने पाकिस्तान के अंदर ये मंदरजा झैल जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनका रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन करना होता है और अपना रिटर्न फाइल करते वक्त ये डॉक्यूमेंट निकलवाने होते हैं ताकि रिटर्न के अंदर सही मालूमात जो हैं वो दर्ज की जा सकें। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन नहीं करते और एफबीआर आपको कहता है कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स आप दो, उस टाइम पे अगर किसी किस्म का ये डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड नहीं कर पाते तो उसका बहुत नुकसान होता है, आपको इजाफी टैक्स अदा करना पड़ता है उस अमाउंट के ऊपर। तो ये बड़ी परेशानी वाली बात हो जाती है। इस पे डिटेल्ड बात मैं वीडियो के एंड में करता हूँ। देखें, इसमें सैलरीड इंडिविजुअल जो है वो अपनी सैलरी सर्टिफिकेट जो है वो निकलवाएगा अपने एम्प्लॉयर से, और उस सैलरी सर्टिफिकेट के ऊपर सैलरी और टैक्स डिडक्टेड जो है वो अलग अलग मैंशनड होने ज़रूरी हैं। और याद रखिएगा पूरे टैक्स ईयर का सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक महीने का निकलवा कई लोग आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपकी है, यानी किराए की इनकम आपको आ रही है प्रॉपर्टी से पर्टिकुलरली। तो अगर आपने अष्टाम किया था एग्रीमेंट का तो वो रिक्वायर्ड है। अगर कोई टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि आपका किराएदार जो था वो चला गया था, फिर आपने एग्रीमेंट किया उसके साथ, तो वो भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बाद अगर नया किराएदार आ गया उसके साथ आपने दोबारा एग्रीमेंट किया तो वो भी रिक्वायर्ड है। ये सारे एग्रीमेंट्स आप अपने पास मेंटेन रखें। और रिसिप्ट फॉर अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड, ये वो चीज़ है जो पूरे पाकिस्तान में बहुत कम लोग करते हैं और इसका बड़ा फिर नुकसान होता है। रेंट जब आप रिसीव कर रहे हैं तो मालिक जो प्रॉपर्टी का है वो उसकी रसीद मेंटेन करेगा एफबीआर के कानून के मुताबिक, और एक रसीद वो जो है उसकी कॉपी जो है वो किराएदार को देगा। तो ये रसीद मेंटेन नहीं करते आप लोग, इसका बड़ा नुकसान होता है। अच्छा, इसके बाद जनाब एविडेंस ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं उसके अंदर कोई ख़र्चा आपने क्लेम किया है प्रॉपर्टी के रेंट के हवाले से, ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई टैक्स आपने अदा किया था, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, वो आपने वहाँ पे क्लेम किया है, या ये बहुत सी चीज़ें हैं। इस पे मेरी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है इन खर्चों के बारे में। इन खर्चों में से कोई सा खर्चा जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम करते हैं तो उसके आपके पास रसीदें होनी चाहिए, साफ अल्फाज में। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट 2 है, क्योंकि इसके अंदर ये सारा आपने काम खुद करना है। सैलरी वाले का तो मिसाल के तौर पे अगर गुम जाता है सैलरी सर्टिफिकेट तो वो तो एम्प्लॉयर से निकलवा लेगा जाके, बट ये वाली चीज़ें जो खुद से करनी है यहाँ पे बहुत मसला आता है। जब आप ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखते तो एफबीआर की तरफ से नोटिस आता है कि हमें रिकॉर्ड दिखाएं, आप रिकॉर्ड दिखाने में फ़ेल हो जाते हैं, आपकी इनकम पे आपको इजाफी टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, टैक्स पेयर ड्राइविंग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस। ठीक है, कैपिटल गेन क्या होता है, आपने कोई चीज़ खरीदी थी उसको मुनाफे पे बेचा है, तो जो मुनाफा हुआ है वो कैपिटल गेन कहलाता है टैक्स की ज़बान में। अच्छा, इसमें कोई कार भी हो सकती है, कोई प्लॉट भी हो सकता है, ज़रूरी ज़मीन भी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है किसी भी किस्म की। अच्छा, अब जनाब आप इसको इसके लिए क्या एविडेंस रिक्वायर्ड है? एविडेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द कैपिटल एसेट। नंबर 1 के कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग यानी कि ख़रीदारी के वक्त जो आपने कॉस्ट पे की है उसकी रसीद चाहिए। नंबर 2 एविडेंस ऑफ डिडक्शन ऑफ एनी अदर कॉस्ट क्लेम्ड। ठीक है, अगर आपने कोई कॉस्ट क्लेम की है उस एसेट को ख़रीदने के बाद या ख़रीदते वक्त उसका रसीद चाहिए। अच्छा, अगर आपने प्लॉट ख़रीदा था तो ये आपको यहाँ पे 2 चीज़ें चाहिए, एक आपको ख़रीदारी का स्टाम्प चाहिए, दूसरा आपको ड्राफ्ट की कॉपी अगर मिल जाए तो वो भी बहुत बेस्ट है। ठीक है, ड्राफ्ट की कॉपी, अदरवाइज़ बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी ड्राफ्ट का जो डिटेल है वो मौजूद होती है कि किस ड्राफ्ट के अगेंस्ट अमाउंट आई है। ठीक है जी। अच्छा, और ये कॉस्ट क्लेम के अंदर जब प्लॉट ख़रीदा है तो जीएसटी वगैरह का खर्चा आप क्लेम करते हैं, उसकी रसीदें चाहिए कि जी जो भी आपने टैक्स वगैरह पे किए हैं उनकी रसीदें आप मेंटेन रखेंगे अपने पास रिकॉर्ड में। इसके अलावा एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव, जब आपने ये जो एसेट है इसको बेचा है तो बेचते वक्त जो आपको कीमत वसूल हुई है उसका रिकॉर्ड चाहिए, यानी अगर कोई स्टाम्प है, सेल्स एग्रीमेंट है तो वो चाहिए, अगर कोई आपने ड्राफ्ट रिसीव किया है तो वो ड्राफ्ट की कॉपी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जनाब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, डिविडेंड्स हैं, रॉयल्टी है, प्रॉफिट ऑन डेट है। प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है, बैंक से जो मुनाफा आता है प्लस नेशनल सेविंग से जो सर्टिफिकेट्स पे या अकाउंट्स पे जो भी मुनाफा आता है उसको हम टैक्स की ज़बान में प्रॉफिट ऑन डेट बोलते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर क्या क्या आपको चाहिए, जितने आपने रकम रखी थी उसका एविडेंस चाहिए। ठीक है जी।
कि जो आपने रकम रखी थी 50 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखा था वो कहाँ से आया था, उसका एविडेंस चाहिए। नंबर सेकंड, या आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पूरे टैक्स ईयर की अपने पास मेंटेन कर लें, या आप जो है सर्टिफिकेट बैंक से निकलवा लें, ठीक है, टैक्स डिडक्शन का सर्टिफिकेट जो है बैंक दे देता है। ये दो चीज़ें, इनमें से एक आप अपने पास मेंटेन कर लें, और का वर्ड है दरमियान में। एविडेंस ऑफ ज़कात डिडक्टेड इफ़ एनी, अगर ज़कात की डिडक्शन हुई है उसका एविडेंस ज़रूरी है। इसके बाद जनाब ग्राउंड रेंट होता है, इसके अंदर रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग होती है, इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड्स हैं। कॉन्सिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ अ बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ, इसके लिए, इन सारी चीज़ों के लिए लीज़ एग्रीमेंट, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपकी है, किसी किस्म की भी इनकम आपकी है तो लीज़ एग्रीमेंट आपको चाहिए, एंड अगर लीज़ टर्मिनेशन एग्रीमेंट हुआ है तो वो भी चाहिए। अच्छा जी, ई है जी एन्युटी और पेंशन। तो इस सूरत में अगर आप पेंशन इनकम ले रहे हैं या एन्युटी ले रहे हैं तो आपको एविडेंस ऑफ अमाउंट रिसीव्ड चाहिए। ये दो तरह का एविडेंस होता है। कुछ पेंशनर्स की पेंशन जो है मोस्टली आप कह लें कि अकाउंट्स के अंदर आती है, तो उनको जो अकाउंट के अंदर अमाउंट आ रही है वही एविडेंस होता है। बट कुछ पेंशनर्स जो हैं वो अभी तक मैनुअली पेंशन जाके बैंक से लेते हैं अपनी पेंशन बुक दिखा के। तो ऐसे पेंशनर जो पेंशन बुक दिखा के पेंशन लेते हैं वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट कभी कभी विज़िट कर लिया करें उनको, वहाँ से जाके, तो वहाँ से अपनी पूरे टैक्स ईयर की आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट सा मिल जाता है पूरे टैक्स ईयर का। वो आप वहाँ से ले लें कि मैंने इतनी अमाउंट जो है वो रिसीव की है इस साल में अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, ठीक है, या फेडरल गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जनाब प्राइज़ मनी ऑन बॉन्ड विनिंग फ्रॉम अ रेफल लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल, ये भी रेयर है बट ये होता है डेफिनेटली। इसमें दो चीज़ें आपको चाहिए, एविडेंस ऑफ इनकम यानी जो विन करने का एविडेंस है वो आपको चाहिए, और टैक्स डिडक्टेड देयर ऑन, यानी कि जब आप उसको एनकैश कराते हैं जाके, यूजुअली स्टेट बैंक से बॉन्ड वगैरह होते हैं, तो वो फिर वहाँ से एनकैशमेंट सर्टिफिकेट, जब बॉन्ड आप वहाँ से जाके बॉन्ड आपका निकलता है तो स्टेट बैंक वालों को आप बताते हैं कि जी मेरा बॉन्ड निकला है, वो नंबर वेरीफाई करके बॉन्ड आपका देख के आपको एक सर्टिफिकेट बना देते हैं। वहाँ से जब एनकैश कराते हैं तो उसी टाइम पे सर्टिफिकेट लेना होता है, बाद में नहीं वो मिलता। अच्छा, उसके बाद ये प्रोविजनल यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसके लिए आपको एग्रीमेंट चाहिए। लोन, एडवांस, डिपॉजिट और गिफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अगर आप लोन ले रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं, कोई डिपॉजिट आपके अकाउंट में कोई कज़न वगैरह करवा रहा है, या आप गिफ्ट ले रहे हैं, तो इन चारों के लिए इन्होंने कहा है कि एविडेंस ऑफ मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ अ लोन, ठीक है। नंबर 1 आपको चाहिए कि रिसिप्ट ऑफ अ लोन का एविडेंस, कि आपको इसके लिए एविडेंस के लिए, यानी लोन, एडवांस, डिपॉजिट और गिफ्ट चारों कैटेगरी के लिए या तो क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट हुई होनी चाहिए या थ्रू बैंकिंग चैनल हुई होनी चाहिए, ये एविडेंस के तौर पे माना जाएगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने स्टाम्प बना लिया है लेकिन मैंने कैश में गिफ्ट ले लिया था, तो उसको एज अ एविडेंस एफबीआर मानता ही नहीं है, ठीक है। ये मोस्टली हमारे टैक्स कंसल्टेंट को ये बात नहीं पता कि आप क्रॉस चेक के थ्रू या बैंकिंग चैनल के थ्रू ये चारों चीज़ें लेंगे तो एफबीआर एक्सेप्ट करेगा। अगर आप कैश का चेक लेके जाके अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा लेते हैं, उसको एफबीआर मानता ही नहीं है, उस पर आपको इजाफी टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ जाना है। मेरे पास केसेस आते रहते हैं मल्टीपल। जनरल क्या है जी, एविडेंस ऑफ डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर क्लेम्ड, यानी कि बिज़नेस इनकम है मिसाल के तौर पे आपकी, उसमें रिपेयर का खर्चा 20 लाख रुपए मशीनरी का क्लेम किया है, रसीद नहीं है, तो वो खर्चा कभी भी आपके लिए दर्द सर बन जाएगा और 3-4 लाख रुपए टैक्स आपको अदा करना पड़ जाएगा उसके ऊपर। ये बातें मेरी याद रखिएगा, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों का, इसके केसेस मैं डेली बेसिस पे डील करता हूँ जो नोटिस वगैरह आते हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड रख सकते हैं, इजाज़त है। और नंबर सेकंड, अगर आप कंपनी हैं तो कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 1984 के तहत इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। इसके बाद नीचे जाते हैं, मैं आपको ये ब्रीफली बता रहा हूँ। अगर आप बिज़नेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो जो बिज़नेस की प्लेस है वहाँ पे आप रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। अगर आप एक पर्सन हैं, इंडिविजुअल हैं, तो अपने घर के अंदर, रेजिडेंस के अंदर आप रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। और फाइनल पॉइंट इसका ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आप ये चीज़ शो करेंगे कि हमने रिकॉर्ड को कहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, ठीक है जी। ये तमाम वीडियो मैंने कवर कर दी है, कोशिश की है कि इसमें कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। मेरी डिटेल्ड वीडियो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे मौजूद हैं। गूगल करें या यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको टॉपिक वाइज वो वीडियोस मिल जाएंगी।